हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहरबान सिंह लोधी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। ये जो चैप्टर होगा पूरे तरीके से एनसीईआरटी बुक पर आधारित होगा और इस चैप्टर में ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के अंत में 20 प्रश्न मैंने रखे हैं जो कि लास्ट ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है और प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। तरंग दैर्ध्य को समझते हैं कि ये प्रकाश का रंग को कैसे निर्धारित कर रही है। जो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है उसका रंग अलग होगा, जो कम तरंग दैर्ध्य होगी उस प्रकाश का रंग अलग होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वो रेड कलर होता है और जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, विजिबल लाइट जो है, उसका बैगनी कलर होता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तरंग दैर्ध्य भी देखेंगे अगली स्लाइड में। तो अभी इसको आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन करता है। मतलब समझिए, अगर माध्यम नहीं है तब भी प्रकाश चलेगा और माध्यम होगा तब भी चलेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सूर्य से जब किरणें वहाँ से आती हैं तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से पहले कोई माध्यम नहीं होता है, स्पेस में कोई माध्यम नहीं, फिर भी प्रकाश हमारी पृथ्वी के वातावरण तक पहुँचा। फिर जैसे ही पृथ्वी में एंटर करता तो एनवायरनमेंट है ही अपना, तो वो माध्यम हो गया। तो दोनों ही जगह वो प्रकाश ट्रेवल करके हमारी पृथ्वी के सतह पर पहुँचता है। तो दोनों माध्यम में प्रकाश गमन कर सकता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है, इसको भी याद रखिए। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल में सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखिए, मतलब कि निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, बाकी माध्यमों में कम हो जाती है। और वो कम कैसे होगी समझिए। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, मतलब वो कि प्रकाश का डेविएशन ज़्यादा होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, उसमें प्रकाश की जो चाल है वो ज़्यादा होगी। इसको याद रखिए, अपवर्तनांक कम तो चाल ज़्यादा, अपवर्तनांक ज़्यादा तो चाल कम। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए आप धूप में खड़े हैं, प्रकाश की किरणें आपकी बॉडी पर सीधा आ रही हैं, जैसे ही छाता लगाया तो वो प्रकाश की किरण रुक गई। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में ही चलता है, अन्यथा आपके छाते के नीचे से प्रकाश आ जाता है, जैसा जो कि होता नहीं है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि सरल रेखा में गमन करती है लाइट। एक चीज़ नोट करके याद रखिए कि ध्वनि की जो चाल है वो है 332 मीटर पर सेकंड है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसको हम आगे देखेंगे अच्छे से परावर्तन को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, जब विचलित होना मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जितना समय लगता है वह है 500 सेकेंड, या इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना आने वाला है, 8 मिनट पूरे पूरे और 20 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। किसी किसी बुक में ये 8 मिनट और 16 सेकंड भी लिखा होता है, इसको भी याद रख लीजिए। वो भी अगर ऑप्शन में है तो वो टिक करना है, वो नहीं है तो आपको यही टिक करना है, 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए उसमें इसी को ही सही माना, 8 मिनट और 20 सेकंड। आप समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को इस तरीके से समझते हैं हम। प्रकाश का परावर्तन जो है, मान लीजिए माध्यम है ये, यहाँ से लाइट आई है और ये जो जो सतह होगी वो पॉलिश होगी और चमकदार होगी। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये लौट के चली आएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसको ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें दो चार चीज़ें समझ लीजिए। ये जो किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में एक लंब होगा उसको बोलते हैं अभिलंब, जो सतह से 90 डिग्री के कोण पर होगा। और ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये जो एंगल होगा ये आपका आपतित कोण होगा, और ये जो होगा ये आपका परावर्तित कोण होगा। चलिए अब आगे बढ़ के इसको समझते हैं। इसके नियम होते हैं, परावर्तन के नियम होते हैं, उनको समझते हैं। परावर्तन के नियम है मुख्य रूप से दो हैं। पहला नियम ये है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों का मान समान होगा। ये जो, इसको ऐसा समझिए, जब प्रकाश जिस एंगल से जिस सरफेस पे आएगी, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इसको ही बोलते हैं प्रकाश का
पहला नियम मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही समान होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर होंगे। तो ये है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। अब प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। अपवर्तन को समझते हैं एक डायग्राम से। देखिए, मान लीजिए दो माध्यम है। ये आपका हो गया विरल और ये हो गया सघन, और ये एक अभिलंब खींच लेते हैं। जैसे ही यहाँ से ये किरण आई और ये अभिलंब है, अगर ये पहला माध्यम जो है अगर विरल है और ये दूसरा माध्यम है अगर सघन है, तो ये विरल से किरण जैसे ही एंटर करेगी सघन में तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और उल्टा भी देखिए, अगर किरण यहाँ से शुरू होती है किससे, सघन माध्यम से, और विरल माध्यम में ये जैसे ही पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो इन दोनों प्रोसेस को ही मिला के प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। इसके भी दो नियम हैं, इनको देखते हैं। पहला नियम कहता है कि अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, देख लीजिए, परावर्तित नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए अपवर्तित किरण। तो फिर से देख लेते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई तथा परावर्तन कोण की, सॉरी यहाँ भी गलत लिखा है, परावर्तन नहीं, अपवर्तित किरण, सॉरी इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन कोण। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसको फॉर्मूले से इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए, n1/n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि एक कांस्टेंट होगा जिसको स्थिरांक बोलते हैं। और जो स्थिरांक होता है इसको किससे दर्शाते हैं, एक म्यू से दिखाते हैं। सिंबल होता है म्यू, ये म्यू। अब ये म्यू क्या होता है, म्यू होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष में, ये आप याद रखिए। आप समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इस तरीके से समझिए। मान लीजिए दो माध्यम है, पहला जो माध्यम है ये है विरल और दूसरा माध्यम है वो है आपका सघन। तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जैसे ही किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी अभिलंब से दूर जाती है। हमने ये सीखा। अगर इस एंगल को, ये जो एंगल है, इस एंगल को बोला जाता है अपवर्तन कोण। तो ये अपवर्तन कोण थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये जो किरण है थोड़ी और झुकेगी अभिलंब से दूर। अगर इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है, ये जो किरण है उस सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये जो कोण होने वाला वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री जो कोण है, जो 90 डिग्री कोण हो गए, इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, या फिर हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब इस कोण से अगर थोड़ा सा भी ये एंगल को बढ़ाएगा, थोड़ा सा भी इसको बढ़ाया गया, इस एंगल को ये मान लो इतना कर दिया, तो ये जो किरण है फिर से लौट के उसी माध्यम में आ जाएगी। तो इसको ही कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देख लीजिए, डायग्राम में भी देख लीजिए एक बार, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। इसकी कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त यह है कि पहले तो ये जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरा जो है आपतन कोण का मान होते क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसकी दो मुख्य शर्तें हैं, उसके बाद ही ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसके उदाहरण देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, तो हमने देखा ये जो हीरा होता है, हीरे की जो चमक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की का ही उदाहरण है। और मरीचिका, मिराज, वो भी इसी का उदाहरण है। और प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश का गमन होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। अच्छा, क्रांतिक कोण अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं। तो जो हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो देखिए, इसमें हीरे का जो क्रांतिक कोण है कितना है, 24.4 डिग्री, और जल का है 48.5 डिग्री, और फ्लिंट कांच का है 37.4 डिग्री। इसको भी आप याद रख सकते हैं। वैसे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर पूछ ले तो उसको याद रखिए आप लोग। आप समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको ऐसे समझते हैं, एक डायग्राम से समझते। देखिए प्रिज्म है, प्रिज्म में अगर ये वाइट बीम, प्रकाश की जो श्वेत किरण, उसको अगर हम उस पर डालें तो क्या हो जाएगा कि ये जो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। इसको ही बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसकी खोज न्यूटन ने करी थी 1666 में। जो 7 कलर को याद रखने का तरीका क्या होता है, उसको विबग्योर होता है, ये विबग्योर। तो उस विबग्योर में 7 कलर होते हैं, वो कौन कौन से हैं, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।
अच्छा, इसका उदाहरण देखते हैं। जो वर्ण विक्षेपण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंद्रधनुष का बनना। अब समझते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, कोई अवरोध आ जाए तो वो किनारे से मुड़ जाती है और वो जो वस्तु अवरोध है वो चमकने लगता है। इसको ऐसे डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ये पत्थर है, यहाँ से किरण आई है, ये जो किरण है ये तो रुक गई, यहाँ पर ये भी रुक गई, और जो कोने वाली जो किरण है हल्की सी मुड़ जाएंगी, इसको अंदर की तरफ हल्की सी मुड़ जाएंगी। तो यहाँ ये जो पत्थर है, ये अवरोध है, ये चमकने लगेगा। तो ये कौन सा क्या क्या कारण है? ये है प्रकाश का विवर्तन। इसको आप याद रखिए। आप तो कभी ऐसा करिए कि सूर्य के सामने एक पत्थर रखिए, तो सूर्य के सामने पत्थर रखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, जो पत्थर के चारों ओर की जो किनार हैं वो आपको हल्की सी चमकीली दिखेगी। तो वो किस कारण होता है? प्रकाश के विवर्तन के कारण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक माध्यम है जिसमें धूल के कण या अन्य सूक्ष्म कण, उसकी वजह से जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है। इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपने कभी घर की सफाई करी, रूम को साफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर धूल के कण होते हैं, और उसी समय हल्का सा प्रकाश, एक बीम आ जाए, तो वहाँ प्रकाश का जो धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो लाइट की स्कैटरिंग हो गई है, लाइट का प्रकीर्णन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का विसरण समझते हैं। इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे कि प्रकाश को अगर किसी समतल जगह पर किरण को डाला उस पर, तो क्या वो परावर्तित हो जाएगी और सिस्टमेटिक परावर्तन होगा। लेकिन जैसे ही खुरदरी सतह होगी तो वहाँ पर उसका परावर्तन सिस्टमेटिक नहीं होगा, उसका आपतन कोण का मान अलग अलग हो जाएगा। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए ये सतह है खुरदरी, ये देखिए ये खुरदुरी सतह है। यहाँ से देखिए इसका आपतन कोण इस तरीके से आएगा, ये प्रकाश, और जबकि यहाँ पर कैसा होगा, ये इस तरीके से जाएगा प्रकाश, क्योंकि अभिलंब ऐसा होगा ना इसका। देखिए अभिलंब ऐसा होगा, इसका अभिलंब ऐसा होगा, यहाँ इसका अभिलंब ऐसा होगा, तो ये इसका इस तरीके से परावर्तन, मतलब रेगुलर परावर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसको ही प्रकाश का क्या बोला जाता है? विसरण बोला जाता है प्रकाश। आइए अब समझते हैं दर्पण। दर्पण जो एक युक्ति है जो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पर काम करती है। दर्पण की खास बात यह है कि कोई भी एक सरफेस होगा वो एक तरफ से पॉलिश होगा, दूसरी तरफ से पॉलिश नहीं होगा, तो एक तरफ से उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखते हैं प्रकाश जो दर्पण है कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण होते हैं 3 प्रकार के, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो चलिए समझते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? एक समतल प्लेट होती है जिस पर एक तरफ पॉलिश होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं समतल दर्पण की, इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो है एक एक्सेस है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गई, इसका ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी खास बात यह है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी दूर ये वस्तु रखी है उतने ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर ये व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दर्पण की तरफ भागता है तो ये बात दर्पण में कैसा दिखेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये वापस आता हुआ दिखेगा। ऐसा ही एक और है कि अगर रोटेट कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये वो दर्पण में दुगनी स्पीड से रोटेट करता देखेगा, मतलब कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रोटेट करता देखेगा। और इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इसमें जो अगर 2 दर्पणों को किसी एंगल पर रखा जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो सकती है? तो उसका फॉर्मूला देखिए, ये इसका फॉर्मूला है प्रतिबिंबों की संख्या का। देखिए क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या होती है 360/θ-1। इसको एक तरीके से समझे, मान लीजिए कोई 2 दर्पण है, मान लीजिए 2 दर्पण है किसी एंगल पे, एक दर्पण ये है, दूसरे दर्पण ये है, किसी एंगल पर रखे हुए हैं। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें कितना उसका जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कैसा निकालते हैं? 360/θ-1। अगर मैंने थीटा को 30 डिग्री लिया तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ 30 रखूँगा तो मैं 30 से देखो इसको काटूंगा तो 0 से 0 हो जाएगा, 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 12, -1 करूँगा कितना आ जाएगा? 11। मतलब कि अगर दर्पण जो है अगर 30 डिग्री पर रखेगा तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी आने वाली है? वो आने वाली है 11। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह हो तो बाहर की तरफ क्या उभरी होती है, और दूसरी सतह उसकी क्या होती है? पॉलिश होती है।
तो यहाँ पर इस दर्पण में 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। वो इस प्रकार समझिए कि ये जो है, ये इसकी ये पॉलिश वाली सतह है इसकी, और ये यहाँ पर ये परावर्तन, ये सतह है इस तरफ, ये परावर्तन होगा, ये यहाँ पर इसका पॉलिश है। तो जो एफ है इसका, इसको बोलते हैं फोकस, और ये 2F है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ये वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो वक्रता केंद्र जो होता है ये 2F को ही वक्रता केंद्र बोला जाता है। इसको वक्रता केंद्र की त्रिज्या बोला जाता है, कहाँ से यहाँ तक जो होती है इसको बोलते हैं R। तो R और F में क्या होगा रिलेशन, देखिए जो R होगा वो क्या होगा 2F बराबर क्या हो जाएगा R। या फिर ऐसा कहें कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण, इसमें क्या परावर्तक जो तल होता है वो अंदर की ओर झुका होता है। इसको डायग्राम में देखिए, ये जो दिख रहा है अंदर की तरफ झुका होता है, और जो इसका दूसरी तरफ पॉलिश होता है। तो यहाँ भी F फोकस है, 2F क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। अब बात करते हैं दर्पण के सूत्र की। तो इसका सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो यहाँ पर 1/F जो है, F क्या है वो फोकस दूरी है, U क्या है इसका जो दर्पण से जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी है, और V क्या है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। ये आप याद रखिए। अब समझते हैं दर्पण के उपयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अवतल लेंस की जो उपयोग है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हेडलाइट हैं गाड़ी की और जो टॉर्च, इनमें क्या होता है अवतल लेंस का प्रयोग करा जाता है। जो सेविंग मिरर होते हैं उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। डेंटिस्ट होते हैं वो भी अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, और सौर कुकर होते हैं उनमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट और सोलर जो कुकर होते हैं उनमें उपयोग करा जाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड ग्लास में करा जाता है, साइड ग्लास में। और इसका दूसरा जो उपयोग है, ATM की जो मशीन होती है उसमें एक दर्पण लगा होता है, ऊपर आप देखें कभी गए होंगे तो वहाँ एक मिरर लगा होता है जिसमें पीछे का व्यक्ति स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये इस दर्पणों के उपयोग हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिए। अब समझते हैं लेंस। लेंस क्या, इसको पहले समझते हैं। लेंस एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इनको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये जो लेंस हैं कैसे दिखते हैं, ये देखिए इस तरीके से जो लेंस दिखता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ये उठा हुआ होता है, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, आप ऐसा याद रख सकते हैं। ये इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और जो दूसरा होता है अवतल लेंस, वो इस तरीके का दिखता है, ये अंदर की तरफ झुका होता है। ये अब इसकी हमने क्या कहा कि अभिसारी। अब इसमें जैसे ही प्रकाश यहाँ आएगा, ये इस तरीके से किरण आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायवर्ट हो जाएंगी, किसी एक फोकस हो जाएंगी। तो ये क्या कन्वर्ज हो रही है, डायवर्ट नहीं सॉरी कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पर ये जैसे ये किरण आई, जैसे ये किरण यहाँ पर आई तो ये देखिए ये कहाँ हो रही है, ये यहाँ कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर ये फोकस पे आ रही है। और अगर बात करें किसकी, अवतल लेंस की, तो यहाँ जैसे ही ये किरण आएंगी, यहाँ पर ये इसकी प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये दूर भागेंगी। तो दूर भागना मतलब इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है अपसारी। अपसारी गुण होता है किसका, अवतल। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अच्छा एक शर्त और इसकी ये है कि इसको जो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कब कहा जाएगा, जब ये जिस माध्यम में रखें दोनों लेंस, उनका जो अपवर्तनांक है वो इनके जो कांच के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए। अगर जिस कांच के ये लेंस बने हैं उनसे अगर ज़्यादा माध्यम का अपवर्तनांक हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से अलग बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं, जो उत्तल लेंस है वो अवतल लेंस जैसा बिहेव करेगा और अवतल लेंस जो है उत्तल लेंस जैसा बिहेव करेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। तो ये इसका डायग्राम है, इनको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इनका इमेज फॉर्मेशन है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस की। किसकी देख रहे हैं पहले, सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तल लेंस की देखते हैं। तो ये अगर वस्तु जो है अनंत पे रखी है, अनंत पे मतलब जैसे कि सूर्य है, तो इसका जो इमेज बनने वाली है, इसका प्रतिबिंब बनने वाला है F2 पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। छोटा बनने के साथ में ये बिंदु आकार का होगा, इतना छोटा होगा बिंदु जैसा देखेगा ये, और ये वास्तविक और उल्टा होगा। अगर ये C1 या फिर 2F1 से परे पे कोई वस्तु रखी है, मतलब कि जो 2F1 से थोड़ी दूरी पर रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है F2 और
2f2 के बीच में बनेगा ये। और कैसा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर 2f1 पे अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो इसका जो इमेज बनने वाली कहाँ बनेगी, 2f2 पर बनेगी। समान आकार की जितनी बड़ी वस्तु उतना आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर बात करें वस्तु को 2f1 और फोकस f1, माफ़ करिए 2f1 और f1 के बीच में अगर रखते हैं तो इसका जो इमेज है 2f2 से दूर बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्धित मतलब बड़ा, और ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब बात करते हैं अगर वस्तु को f1 पर रखा तो इसका जो इमेज है वो क्या होगा, जिस तरफ वो वस्तु रखी है उस तरफ इसका बिंब बनने वाला है। मतलब उसका इमेज कहाँ बनेगी, जिस तरफ वस्तु रखी है। वर्धित होगी मतलब बड़ा होगा, और अभी आभासी होगा मतलब कि क्या हो जाएगा, ये रियल नहीं होगा, अवास्तविक होगा और सीधा बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ही अब क्या रखेंगे, वस्तु को अगर प्रकाशिक केंद्र O और फोकस F1 के बीच में रखेंगे तो इसको जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ ये बनने वाला, बिंब की तरफ बनेगा, बड़ा बनेगा, बाधित बनने वाला है, और आभासी और सीधा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, आभासी लास्ट के 2 केस में है और सीधा भी लास्ट के 2 केस में, बाकी में वास्तविक और उल्टा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस में देखिए इसमें 2 ही केस हैं। एक तो अनंत पर रखें वस्तु को कहाँ पर रखें, अनंत पर रखें। अनंत पे अगर वस्तु को रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, फोकस F1 पर इसका इमेज बनने वाला है। और कैसा होगा, छोटा होगा और बिंदु आकार का होगा, आभासी भी होगा और सीधा होगा। अगर वस्तु को प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में रखा जाता है तो इसका जो इमेज बनने वाली है F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में ही बनेगी, और छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो आपको ध्यान में ये रखने हैं कि जैसे ये कौन सा लेंस है, ये हमारा है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में 2 ही केस बन रहे हैं, दोनों में आभासी इसका प्रतिबिंब है और सीधा है। ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आता है ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा जो प्रतिबिंब है आभासी और सीधा बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अवतल लेंस। चलिए अब देखते हैं लेंस का सूत्र क्या है। लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो इसको देख लेते हैं। 1/f होता है वो होता है फोकस दूरी होती है, और u होता है वो जो दर्पण से जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी होती है, और u होता है जो वस्तु की दूरी दर्पण से। अब लेंस की क्षमता को समझते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है कि लेंस की क्षमता उसके द्वारा मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। मतलब कि 1/f जो है वो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होती है। मतलब कि अगर जो फोकस दूरी है उसको 1/में रख के उसको कैलकुलेट किया जाए तो पावर आ जाती है। आपको याद रखना है इसका ऐसा ही मात्रक है, वो है डायोप्टर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या, फिर से बोल रहा हूँ, लेंस की क्षमता की ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से दर्शाया जाता है। आपको जब जब भी आपको पावर निकालनी है तो आपको याद रखना है कि जो फोकस दूरी है किसकी, उत्तल लेंस की, उसको धनात्मक रखना है, मतलब पॉजिटिव लेना है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको ऋणात्मक लेना है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है चीज़, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है हमको, जिसकी फोकस दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो पहले देखिए जो इसकी दूरी दी है सेंटीमीटर में, इसको हमको मीटर में करना पड़ेगा। मीटर में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर कितनी हो जाएगी, 0.02 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। इसको अगर फॉर्मूले में रखें तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। f का मान रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 50D, मतलब कि 50 डायोप्टर आएगा और पॉजिटिव आएगी पावर। पॉजिटिव क्यों, हमने पहले ही डिस्कस कर गए हैं कि जो पावर होती है उत्तल लेंस की वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की होती है नेगेटिव। इसको आप याद रखिए। आइए अब डिस्कस करते हैं दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट्स। तो आँखों में जो प्रॉब्लम होती है वो कितने प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बोलते हैं आई डिफेक्ट्स। तो ये आप इसको डेफिनेशन ऐसा समझ सकते हैं कि समय के साथ आँखों की सामंजस्य जो क्षमता है वो कम हो जाती है, इसी को क्या बोला जाता है, दृष्टि दोष। और इसमें व्यक्ति को जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसके जो है 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ये पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबंधुकता, वर्णांधता। ये इसके 5 प्रकार हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहले समझिए निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट का तो स्पष्ट दिखता है लेकिन दूर का उल्टा होता है। इसमें निकट का स्पष्ट, दूर का नहीं दिखता स्पष्ट। इसका निवारण कैसे करते हैं, हमको अवतल लेंस युक्त एक चश्मा लगाना पड़ेगा।
तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में मायोपिया ही देते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, इसका नाम है मायोपिया, आपको ये याद रखना है। दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर का सही दिखता है, पास का नहीं दिखता है, पास का देखने में कठिनाई होती है। निवारण क्या होता है, उत्तर लेंस का प्रयोग करके। अब जरा दृष्टि दोष को देखते हैं। इसमें उम्र बढ़ने से क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष एक साथ हो जाते हैं, तो ना तो व्यक्ति को निकट का क्लियर दिखता है ना दूर का क्लियर दिखता है, तो इस वजह से उसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसका निवारण है द्विफोक्सी लेंस, मतलब कि बायफोकल लेंस का इसमें प्रयोग करा जाता है। आबिंदुकता क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दिशा है उसमें वो ठीक से नहीं देख पाता है, वो धुंधला दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं आबिंदुकता। इसका कारण क्या है, कॉर्निया कॉर्निया का क्या होगा, पूर्णतः गोल ना होना है। इसका कारण क्या है, मतलब जो कॉर्निया है वो पूरी गोल नहीं होती है। निवारण कैसे करते हैं, बेलनाकार लेंस मतलब सिलिंड्रिकल लेंस अगर उपयोग किया जाए चश्मे में तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला है वर्णांधता। ये क्या है, एक आनुवंशिक बीमारी है जो मम्मी पापा से मिलती है। अक्सर इसका जो वाहक होती है वो स्त्री होती है, मतलब मम्मी से हमको ये बीमारी मिलती है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को लाल और हरे रंग पहचानने में दिक्कत होती है, दोनों में वो अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरा याद रखिए। इसका कारण क्या है, शंक्वाकार शैलों की कमी होती है, मतलब कि आँख में जो सेल होते हैं शंक्वाकार वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रोग हो जाता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है कि 0.5% स्त्रियों में पाया जाता है और 4% पुरुषों में। ये ध्यान रखिए, इसका वाहक है वो है स्त्रियाँ। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपसे बोला था उनको डिस्कस कर लेते हैं। 20 प्रश्न वही बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा है तो आप आंसर भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो इसके ऑप्शन है देखिए, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि मतलब कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, तो ऑप्शन देखिए, हमने अभी पढ़ा था, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस। ये एनसीईआरटी बुक से उठाया मैंने ये। तो इसका जो सही आंसर है क्या होता है, हमने देखा था समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के अंदर बनता है, मतलब कि आभासी बना। और अवतल लेंस में हमने देखा था टेबल में कि उसके दो ही केस थे, दोनों में ही उसका जो आभासी ही बना था उसकी इमेज। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, चौथा ऑप्शन। रेटिना पर प्रतिबिंब निर्मित होता है, मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बनता है, 4 ऑप्शन देखिए, वस्तु के बराबर या उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। इसको एक डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये आँख है और ये मैडम जी को देखने की कोई आँख है, तो ये मैडम जी का कैसा डायग्राम बना, उल्टा बना है और छोटा बना। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ये वस्तु से छोटा और उल्टा, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। प्रकाश के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, तो आप देखिए इसको अच्छे से डिस्कस कर लेने वाले हैं हम लोग। सफ़ेद रंग, बैगनी रंग, हरा रंग और लाल रंग। तो इसमें देखिए तरंग दैर्ध्य इस तरीके से होती है, अलग अलग प्रकाश की अलग अलग होती है। इसको हम समझते हैं अच्छे से। जो लाल रंग है इसकी तरंग दैर्ध्य ये सबसे ज़्यादा है और तरंग दैर्ध्य बैगनी कलर की सबसे कम है। मतलब कि अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और नीचे की तरफ आएंगे तो इसका जो फैलाव है वो क्या होता है, कम होता है। मतलब कि लाल कलर का सबसे कम फैलाव और लाल कलर की सबसे ज़्यादा होती है तरंग दैर्ध्य। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तरंग दैर्ध्य के अनुसार ही प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। तो देखो, नारंगी की जो वेवलेंथ अलग अलग है, पीले कलर की अलग है, नीले कलर आसमानी की अलग है, सबकी अलग अलग इसकी वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, उसके हिसाब से उसका कलर हमको पता चला है। इसको ऐसे भी आप समझ लेना, याद रहे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ी काम की चीज़ है। एक और चीज़, तो सही आंसर क्या होगा, लाल रंग। इसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल रंग की है। एक और चीज़ याद रखिए कि जो रेड लाइट है उसमें जो सिग्नल है वो रेड कलर का ही क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और सबसे कम फैलाव है किसका, लाल रंग का, इसलिए ही रेड लाइट में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के गिलास में पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपवर्तन।
जो पानी में जो पानी के गिलास में मुड़ी हुई जो कोई भी वस्तु दिख रही है तो उसका कारण होता है अपवर्तन। एक और आप इसको याद रखिए, मान लो गिलास में हमने सिक्का रखा तो उथला सा दिखता है, मतलब ऊंचा ऐसा रहता है यहीं पास में ही है, जबकि वो नीचे होता है, तो उसका कारण भी क्या है, अपवर्तन ही है। अगला प्रश्न है, किसी कार के साइड ग्लास में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? हमने देखे थे थोड़ी देर पहले, आप बताइए, कमेंट करिए इसमें। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो ये इसका सही आंसर होगा, हमने देखा था उत्तल दर्पण क्या है इसका। इसको आप ऐसा याद रखिए कि जो साइड ग्लास होते हैं गाड़ी में वो बाहर की तरफ होते हैं, मतलब उठे होते हैं, गाड़ी से हल्के से उठे होते हैं, तो हमारा उत्तल ऊ से ही होता है, ऊ से उठा ऊ से उत्तल दर्पण। थोड़ा फनी है लेकिन ये सही है, ऊ से उठा ऊ से उत्तल, ऐसे याद रखिए। तो साइड ग्लास में क्या करते हैं, यूज़ उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हमने पहले ही डिस्कस करा था, कोई भी दर्पण अगर होता है, कोई भी दर्पण होता है, उसमें दो चीज़ हमने याद रखी थी। मान लीजिए ये क्या है, ये ऐसा दर्पण है, यहाँ होता था फोकस और यहाँ होता था इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हम इसको 2f1 से भी बोला था इसको। तो ये फोकस दूरी है, यहाँ से ये होती है फोकस दूरी, और ये होता है इसकी आर, वक्रता त्रिज्या। तो हमने पहले ही देखा है कि आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2f होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। मतलब r का अगर आधा कर दें, हम r का आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, फोकस दूरी मिल जाएगी। देखिए इस फॉर्मूले से वक्रता त्रिज्या बटे 2 कर देंगे तो फोकस दूरी आ जाएगी। इसको हम वैल्यूज़ को रखेंगे 20/2, तो आंसर आने वाला 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, 10 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। किसी उत्तल लेंस में बिंब की स्थिति f1 तथा 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन देखिए इसका, 2f2 से परे, f1 पर, 2f2 पर, f2 तथा 2f2 के बीच। तो ये हमने उस टेबल में देखा था। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिख लें। इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन, 2f2 से दूर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो देखिए, पानी का, हवा का, निर्वात का और हीरा का। तो इसको इस तरीके से देखते हैं। देखिए, वायु का अपवर्तनांक कितना है, 1.003 है। जल का है 1.33। क्राउन गिलास का क्या होता है, 1.65, और हीरा का होता है 2.42। तो यहाँ से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरे का। तो सही आंसर क्या होगा, चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर कोई भी लेंस है, जिस माध्यम में अगर वो रखा है, उस माध्यम का अपवर्तनांक अगर कम है उससे, तो वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो। अगर उसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया, किसका, माध्यम का, उस लेंस के जो धातु, मतलब कि सॉरी, लेंस जिस भी चीज़ से बना, अक्सर कांच का बना होता है, अगर कांच से अगर ज़्यादा अपवर्तनांक हुआ उस माध्यम का, तो वो उल्टा हो जाएगा। उत्तल अवतल की जैसा काम करता है, वो कैसा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, उत्तल अवतल के लेंस जैसा काम करेगा और अवतल उत्तल जैसा काम करेगा। ध्यान रखिए, उल्टा हो जाता है उसका बिहेवियर। कब, जब उसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए, किसका, माध्यम का। तो इसको ऐसा समझिए कि जो वायु का बुलबुला होता है वो कैसा दिखता है, एक गोल गोल होता है, या उसको उत्तल लेंस दिखता है, ये वायु का बुलबुला समझिए। तो इसमें क्या होती है, हवा। हवा का अपवर्तनांक हमने देखा 1.003 है, और इसको कहाँ रखा, पानी में। पानी का कितना है, 1.33। तो पानी का जो अपवर्तनांक है, मतलब कि माध्यम का ज़्यादा हो गया, तो बिहेव उल्टा करेगा। तो पानी का बुलबुला दिख कैसा रहा, उत्तल लेंस जैसा, तो बिहेव कैसा करेगा, अवतल लेंस जैसा, उल्टा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का कौन सा नियम लगता है? तो हमने पहले ही देख चुके हैं उदाहरण में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो किस में लगता है, ऑप्टिकल फाइबर में। देखिए, एक पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा है और चौथे ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में संबंध क्या है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। कुल मिलाकर ये जो है, ये फार्मूला पूछना चाह रहा है लेंस का। तो लेंस का फार्मूला देखिए कौन सा है, पहला ऑप्शन में ही लेंस का फार्मूला है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन।
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने बोला तो वही चीज़ है। क्या कह रही है, अगर वो अपवर्तनांक कम ज़्यादा होगा तो मैंने वो डिस्कस कर चुका हूँ। इसको एक बार और देख लें। लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसा और अवतल लेंस उत्तल लेंस जैसा काम करेगा। अब अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की पावर की प्रकृति क्या है। तो पावर क्या होता है, पावर बराबर होता है 1/f, मतलब कि फोकस पे ही डिपेंड करेगा कि उसकी जो पावर नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो हमने देखा था उत्तल लेंस की जो पावर है पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की नेगेटिव होगी। तो आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। पॉजिटिव नेगेटिव उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो अवतल लेंस में आप इसको ऐसा समझिए, आप फिर से बता दूँ मैं, P बराबर होता है 1/f। अगर पॉजिटिव हुआ, F जो है पॉजिटिव हुआ तो जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। अगर F नेगेटिव हुआ तो ये पावर कैसी आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है कौन सा लेंस है, अवतल में नेगेटिव होती है F, तो इसकी पावर कैसे आने वाली है, नेगेटिव। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा, नेगेटिव। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कौन सा चश्मा या लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विध्रुवी लेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अवतल लेंस। हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवतल लेंस। प्रोजेक्टर में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तो प्रोजेक्टर में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो है उत्तल लेंस, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है। सोचिए, इसको पॉज करिए और कमेंट करिए, आपके हिसाब से क्या है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, मध्य में कौन सा है, कमेंट करिए प्लीज़। ऑप्शन है नीला, लाल, हरा, पीला। तो बिग और लिखिए, मध्य में क्या आएगा, ग्रीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रीन, मतलब कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अगर आपको ये जो अभी जो लेक्चर चल रहा है इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेहरबान सर, बिना स्पेस के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ पूरा स्पेलिंग उसकी, देख लीजिए। दांतों के डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो हम देख चुके हैं, इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, सागर नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा घुमा के इन्हें पूछे हैं। ऑप्शन पहला क्या है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो प्रतिबिंबित होती है। दूसरा, क्योंकि रोशनी जब पड़ती है तो अपवर्तित होती है। तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो अवशोषित हो जाता है। चौथा ऑप्शन, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर गिरने से बिखर जाता है। तो ये जो चौथा ऑप्शन, बिखर जाता मतलब स्कैटरिंग होती है लाइट की। तो जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है लाइट की, जब वो प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो वो नीले रंग की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्योंकि वो जब प्रकाश जो है बिखर जाता है मतलब स्कैटरिंग हो जाती है। सही आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग की उपस्थिति के साथ जुड़े प्रकाश की घटना कौन सी है। मतलब किस घटना के कारण, प्रकाश की किस प्रॉपर्टी के कारण जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। हमने देखा कि नीले रंग की स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन। तो सही आंसर क्या होगा इसका, तीसरा। 20वां प्रश्न है, तालाब के कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जैसा मैंने बताया था आपको, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, मुड़ी हुई दिखती है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, अपवर्तन इसका सही आंसर है। तो ये हमारा लेक्चर पूरा हुआ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है मेहरबान एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर का PDF आपको मिले तो आप मेहरबान सर करके एक टेलीग्राम है, उसको सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।